हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल डेरिंग डू पर। और आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे पहले फिर एक बार ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होती है। उस ईएमएफ को कहते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो यही बात इंग्लिश में लिखी है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट चेंजेस द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब ईएमएफ बनी है तो इसका मतलब करंट भी फ्लो करेगा, लेकिन करंट तब फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज होता है। अगर सर्किट ओपन है तो करंट थोड़ी फ्लो कर जाएगा। तो यही बात है, इफ सर्किट इज क्लोज अ करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। लेकिन ये कब तक रहता है करंट? जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। चलो ये बात भी समझाएंगे। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। यह बहुत ही गौर करने वाली बात है। यह फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही है। अच्छा, अब आप देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। बी ए कॉस थीटा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, ये तब तक होती है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फैराडे की कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं। बोर्ड में रब करता हूं और फैराडे की ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, रॉकेट की तरह रब कर देंगे। तो बच्चों, फैराडे एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले फैराडेज की कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इंड्यूस करंट बनने लगता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज सर्किट। ठीक। अब आप ये देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अंदर को लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। अब पहले क्या ऑब्जर्वेशन थी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी, और इसमें एक क्लोज कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है। दिस इज अ क्लोज कंडक्टिंग कॉइल। सही है। इस कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एरिया में चेंज नहीं आ रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसकी रेडियस कांस्टेंट है, इसमें लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। बी इज चेंजिंग। तो यह ऑब्जर्व किया फैराडे ने कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस कॉइल का और कॉइल क्लोज है तो इसमें एक करंट फ्लो करने लगता है, आई करंट फ्लो करने लगता है। अब उस करंट की कुछ भी डायरेक्शन होती है, हो सकती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये करंट कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, ये करंट क्यों आता है? क्योंकि जब बी चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में या इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगता है। पहली ऑब्जर्वेशन, एरिया कांस्टेंट, बी इज चेंजिंग।
अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सेकंड वन, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यहां लिख लेते हैं बी कांस्टेंट, लेकिन इस कॉइल का जो एरिया है वो लगातार चेंज हो रहा है, यानी कॉइल या तो श्रिंक हो रही है या एक्सपेंड हो रही है, किसी भी कारण से हो सकती है। तो जब ये कॉइल का एरिया चेंज होगा, क्लोज कॉइल है भाई, जब कॉइल का एरिया चेंज होगा, बी कांस्टेंट है, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, एरिया इज चेंजिंग। एरिया चेंज होने का क्या अर्थ है कि इसकी रेडियस या तो घट रही है या बढ़ रही है। तो जब एरिया चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी और इसमें भी कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। फिर से ये लो साहब, फ्लो होने लगा करंट, सही है। अब एक थर्ड केस बनता है जब बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है और थीटा चेंज हो रहा है, ठीक, थीटा चेंज हो रहा है, दिस इज थर्ड केस। मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक सर्कुलर कॉइल, एरिया बी इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, थीटा इज चेंजिंग, CHNGING, थीटा इज चेंजिंग। अब ये थीटा कैसे चेंज हो रहा है कॉइल का? थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जैसे मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, एरिया वेक्टर है, ये दिख रहा है, ये आपका एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये है, सारे सर्किट्स में ये एरिया वेक्टर है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0। लेकिन अगर ये कॉइल हल्की सी रोटेट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई, तो इसका मतलब कुछ एंगल बन गया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच। अगर ये कॉइल लगातार रोटेट होती रहे, ये रोटेट होती रहेगी, एरिया वेक्टर चेंज होता चला जाएगा, कॉइल रोटेट होती गई, एरिया वेक्टर चेंज होता चला गया, यानी थीटा की वैल्यू चेंज होती चली गई। यानी कि अगर कॉइल रोटेट हो रही है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो थीटा चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है और उसकी वजह से इंड्यूस करंट बन रहा है। यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडे साहब ने ऑब्जर्व करा और इनकी वजह से कंसेप्ट निकल के आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे फैराडे के लॉज, ठीक है बच्चों, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके फैराडेज के नियम क्या हैं? फैराडेज फर्स्ट लॉ, पहला नियम पढ़ते हैं। व्हेन a conducting coil is placed in a magnetic field and EMF is induced in the coil, if the magnetic flux passing through the coil changes, if the circuit is closed, a current is induced which is called induced current। तो बच्चों आई बात समझ में? ये तो वही बात लिखी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में मैंने लिखी थी। तो वही बात है कि जब कोई कंडक्टिंग कॉइल, यानी ऐसी कॉइल जिसमें कि करंट पास हो सकता है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसे रखेंगे
तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, ईएमएफ कब इंड्यूस होती है, जब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है कि करंट भी इंड्यूस होगा, यानी कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगा। कंडीशन क्या है कि वो कॉइल क्लोज होनी चाहिए। अगर वो कोई सर्किट है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यह तब तक ही होगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होनी बंद हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये याद रखना। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था फैराडे का, उससे समझो आप। देखो मैंने एक कॉइल बना दी, कंडक्टिंग कॉइल, उसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, चलो शुरू में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दिखा देते हैं, 0। अब इस कॉइल के पास एक हमने मैग्नेट रख दी, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ। उल्टा भी कर सकते थे, इधर साउथ रख देते इधर नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी ऐसे, ये होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये देखिएगा, सही है, ये तो आपको पता ही है। ये गई ऐसे, ये नीचे गई ऐसे। बना लोगे? हाँ सर बना लेंगे। अब ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे घूमेगी और घूमती हुई यहां एंटर करेगी। इसी तरीके से ये ऐसे, ठीक है। अच्छा और भी जाएंगी, ये ऐसे। सुंदर नहीं लग रही है ये? देखो ये वाली जो है कॉइल से पास हो रही है, ये ऐसे, और ये नीचे को चली गई। ये सब घूम के वापस जाएंगे साउथ पोल में, ये तो आपको पता ही है भाई। यहां पे भी बनाऊं क्या? क्यों? अब आप ये देखो कि अगर इस मैग्नेट को हम मूव कराएंगे, हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाएं ऐसे, ये बढ़ रही है आगे को, देखो ऐसे बढ़ी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल के अंदर बढ़ जाएंगी। अभी तो जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे ये तीन लाइंस अंदर जा रही हैं, हालांकि होंगी और भी है, मान लो 5 हैं। अगर ये कॉइल हम मैग्नेट की तरफ मूव करवाएंगे तो ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं जो इस कॉइल के अंदर नहीं हैं, इस कॉइल से पास नहीं हो रही हैं, ये कॉइल से पास होने लगेंगी। मैग्नेट इसके नजदीक आई, ये लाइंस कॉइल के अंदर से पास होने लगेंगी, यानी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस बढ़ जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। बढ़ने का अर्थ है चेंज हो जाएगा। अगर हम कॉइल को इसको मैग्नेट को पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस कम हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, यानी समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहना चाहिए समय के साथ, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी और इंड्यूस करंट बन जाएगा, यानी कि इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगा।
आई बात समझ में? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैग्नेट अगर हम तेजी से मूव करवाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, आप ये देखो, जरूरी नहीं है कि साहब मैग्नेट ही मूव करे, मैग्नेट फिक्स रह सकती है और कॉइल को मूव करवाएं हम। मैग्नेट फिक्स है, मैग्नेट फिक्स है, कॉइल मूव करवाया हमने मैग्नेट की तरफ, तो भी ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं जो कॉइल से पास होंगी उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉइल नजदीक जाएगी, नंबर बढ़ेगा, कॉइल पीछे आएगी, मैग्नेटिक लाइंस कम हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा समय के साथ, तब भी करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। आइए बात समझ में, यानी कि दोनों के मोशन से ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये एक रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन का अर्थ है, मान लो ये है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर मूव कर रही है और मैग्नेट मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो इन दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन है, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब भी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये बात आ गई ना सही से समझ में? तो कितना बढ़िया चीज है ये, कितनी आसान चीज है। बस घर में एक कॉइल लो, मैग्नेट लो और ऐसे हिलाने लगो। घर में लाइट चली गई, मम्मी ने कॉइल पकड़ा दिया, मैग्नेट पकड़ा दिया, आप लगे पड़े हो हिलाने में और जोर जोर से कि साहब करंट बनने लगेगा। धीरे हिलाओगे, मम्मी मारेंगी खींच के। लेकिन ऐसा करना मत, पूरा दिन लगे रहोगे, एक बल्ब भी नहीं जलेगा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी। हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखोगे। इसका मतलब कॉइल में करंट बहने लगा। करंट की डायरेक्शन की अभी हम बात नहीं करेंगे, उसको लेके एक अलग लॉ है, तब बोलेंगे हम करंट की डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हो, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, अगर हमने उल्टा कर दिया, इधर साउथ कर दिया और इधर नॉर्थ, तो अंतर यह आएगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस यही अंतर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है और करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये कह रहा है लॉ कि ये इंड्यूस ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। देखो कैसे, ये क्या है, मान क्या लो, इंड्यूस ईएमएफ को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये छोटा सा ई है, छोटा ई, तो लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अभी तो बस आप इतना सुन लो और मान के चलो कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये इसका अपोज कर रहा है। बाकी अब इसके बाद हम लेंस लॉ पढ़ेंगे तो ये चीज ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। सही है। अब एक चीज और देखो, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मान लो कॉइल में n टर्न्स हैं, n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन
द कॉइल, तो ये ईएमएफ हो जाएगी माइनस n टाइम्स, ठीक है, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। सही है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की। ठीक, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास वक्त पे ईएमएफ निकालनी है तो ये होगा माइनस डी फाइव बाय डी टी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में तो हो जाएगा माइनस n डी फाइव बाय डी टी। तो ये तो हो गया एवरेज, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंस्टेंटेनियस। अर्थ समझ में आता है दोनों का। मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है से 10,000 सेकंड्स के लिए, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है 10,000 सेकंड्स चलता है। तो एक तो ये बात पूछी जा सकती है कि 10,000 सेकंड्स में ऑन एवरेज कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, तो निकलेगा इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 45वें सेकंड में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, व्हेन t बराबर 45 सेकंड, तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करोगे। ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ जनरेट हुआ। t बराबर 45 सेकंड पे या t बराबर 50 सेकंड में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, तब आप ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, ये है सेकंड लॉ। अगला लॉ है लेंस लॉ। ये लॉ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। क्या कहता है ये लॉ? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड कॉइल इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ है, उसकी डायरेक्शन इस तरीके की होती है कि ये उस कॉज को अपोज करता है जिसने इसे बनाया। समझ गए? है ना, एक बागी प्रवृत्ति का करंट, मतलब उसी चीज को अपोज कर रहा है जो उसे बना रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, तो उसके अंदर करंट क्यों फ्लो कर रहा है? करंट, इंड्यूस करंट कहां से आया? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। चलो आओ ऐसे समझते हैं। देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस करके दिखाया है। ये एक कॉइल है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। सही है? क्रॉस का क्या अर्थ है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अंदर है, अंदर है, बोर्ड के अंदर। बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस बना दी। तो जो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस अंदर हैं, इस कॉइल से पास हो रही हैं, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दी जाएं इस एरिया से, और बढ़ा दी जाएं, ठीक है, ऐसे लिखो, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि बी, इसे बढ़ा दिया जाए
तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन डी फाई बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। समय के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ साथ बढ़ेगा। जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ईएमएफ दैट इज ई विल इंक्रीज। अब बात यह है कि करंट की डायरेक्शन कैसी हो। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इसको और इसको डिक्रीज करेगा। लिखा है ना, इट विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को रिड्यूस करेगी और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिड्यूस करेगी। अब आओ इस बात को समझते हैं। मान लो करंट आई, स्मॉल आई ले लो, स्मॉल आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब कोई कंडक्टर उसमें करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, यानी मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं उसकी वजह से। और उन मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल होता है ना, राइट हैंड थंब रूल। अपनी फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करो जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है। ऐसे बह रहा है, यूं कर्ल करो तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। किसकी वजह से, इस कॉइल में बहते हुए करंट की वजह से। उंगली ऐसे कर्ल करी, करंट ऐसे बह रहा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को इस कंडक्टर की वजह से। और जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी गई है उसकी भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन लॉ क्या कहता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, करंट इसको अपोज करेगा। यानी करंट की डायरेक्शन ये नहीं है, करंट की डायरेक्शन होगी इससे अपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में आप देखो, सही से बना देते हैं, ये है भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमने अब ऐसे आ जाते हैं, करंट की डायरेक्शन की तरफ फिंगर को कर्ल किया, अंगूठा बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से बना करंट कैरिंग कॉइल की वजह से वो बाहर की तरफ है। लेकिन जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी गई है वो अंदर की तरफ है। तो ओवरऑल इसने मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिड्यूस हुई, तो इसकी वैल्यू भी रिड्यूस होगी। आई बात समझ में। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। प्रोड्यूस कौन कर रहा है करंट को, ये और ये, इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगी करंट की डायरेक्शन। आई ये बात समझ में, ठीक है। इससे हमें करंट की डायरेक्शन का पता लग जाता है, ठीक है। वीडियो में दोहरा जाओ, फिर से समझो इस चीज को कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। एक बार और समझाऊं, चलो समझा देता हूं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, नहीं तो फिर देखो। देखो, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी गई है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक। अब इस में जो करंट बह रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। हम राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे
अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहता है तो थंब हमारा कहता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो बाहर की तरफ बना। ठीक, तो इसने ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया, इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा। क्लियर? तीनों रूल पढ़ लिए, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ एंड लेंस लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, लेंस लॉ। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है बच्चों, बाय। फिर से समझो इसको। बाय।